यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने लेखक और अभिनेता मनोज गोयल से। इनसे बातचीत की है जी श्याम ने। श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियोज में हैं, हमारे साथ हैं मनोज गोयल जी। आप सोच रहे होंगे कि मनोज गोयल जी कौन? चलिए खुलासा करें, खुलासा करते रहेंगे। फिलहाल मनोज जी का हम स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। मनोज जी, हमारे जो श्रोता हैं जी। वो आपसे, आपकी आवाज़ से तो रूबरू हो गए हैं। अब आपकी शख्सियत से, आपकी कलात्मक रुचि से और आपका जो कार्यभार है उससे भी रूबरू होना चाहते हैं। तो अपने जी। बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं अभी वर्तमान में भारतीय रेल में डिप्टी चीफ ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है। और जो ऑपरेशंस, ट्रेन संचालन से संबंधित सारी गतिविधियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, प्लानिंग, कंसेप्चुलाइजेशन से संबंधित सारी गतिविधियाँ हम लोग देखते हैं। मैं भारतीय रेल में एज ए स्टेशन मास्टर भर्ती हुआ था और धीरे धीरे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करते करते और मैं यहाँ तक पहुँचा। IRTS मुझे 2010 में अवार्ड हुआ, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो कि सिविल सर्विसेज के एलाइट सर्विसेज में आता है। और आज वर्तमान में अभी मैं मध्य रेल में कार्यरत हूँ जी। डिप्टी चीफ ऑपरेशन मैनेजर के पद पर। इसमें जो आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन वो सामान्य रूप से हम कैसे समझे कि ये जो डेवलपमेंट है ट्रैक्स का, रेलवे स्टेशंस का, वहाँ की सुविधाओं का, उससे क्या संबंध रहता है आपका? ट्रैक और जो जितनी भी रेलवे की असेट्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉरिडोर ब्लॉक प्लान करना रहता है वो हम लोग प्लान करते हैं। जी जी। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग उसका ट्रेन के संचालन के जो समय रहते हैं उनको रेगुलेट करके या कुछ रिशेड्यूल करके, प्लान करके, कुछ उनको एक्सटेंडेड टाइम हमको प्रोवाइड कराना है बड़े काम के लिए, वो हम सारा प्लान करते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रेन संचालन की जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जैसे समय सारणी बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, सबअर्बन्स के लिए गाड़ियाँ बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है, फॉल्ट बढ़ाने हैं, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने का काम हमारा रहता है, जो कि हम मंत्रालय के मंजूरी लेके एक समकक्ष जो भी अधिकारी हैं उनसे अनुमोदन लेके हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं उनको। क्या बात है। और वैसे देखा जाए तो बड़ा ही टफ काम है ये। या बिल्कुल। मुंबई जैसे खास करके जी शहर जी। की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो सबअर्बन्स के लिए जो ट्रेन्स चलती हैं और उसकी जो समय सारणी है और उसका जो रखरखाव है, और ख़ास करके ये कहना ना होगा कि पूरी दुनिया में भारतीय रेल सबसे ज़्यादा दूरी तक पहुँचने वाली भी है और दिनों दिन प्रगति भी जी करती जा रही बिल्कुल, है। बहुत प्रगति कर रही है रेलवे। भारतीय रेल जो है धीरे धीरे कस्टमर ओरिएंटेड बेस पे काम कर रही है आजकल। जी जो हमारे यात्री हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनकी आशाओं के अनुरूप हम अपने आप को ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं जी और जी। भारतीय रेल को उनके लिए सुविधाजनक और सुरक्षात्मक तरीके से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बात तो है। इसके लिए बधाइयाँ आपको भी, आपके धन्यवाद। पूरे धन्यवाद। डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि मुंबई की अगर लाइफलाइन कोई है तो वो तो है, भारतीय रेल। जी हाँ, भारतीय रेल है। और ख़ास करके लोकल जो हैं जी वो तो है ही, बिल्कुल। उससे ही पूरा का पूरा जो है मुंबई जुड़ता है। बाकी पूरे क्षेत्र में और महाराष्ट्र में ख़ास करके जो जी ट्रेन्स की गतिविधियां हैं, जो उसका आना जाना है, वो तमाम चीज़ों के रखरखाव के लिए भी जो काम और जिस तरह का मुस्तैदी के साथ किया जाता है, इसके लिए हम पूरे आपके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ जी देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैक बदलेंगे, जैसे आप ट्रैक बदलते हैं रेलवे में। जी 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 जी। रेल से अब हम चलेंगे आपकी रुचियों की ओर, लेकिन उसके पहले गाने सुनते हैं आप? तो जैसे आपने कहा कि भारतीय रेल एक स्वप्न जैसा लगता है, हम्म। उसमें सफ़र करना और यात्रियों को भी एक स्वप्न लोक जैसा लगता है। तो मैं एक सूटेबल एक गाना है कि लेते हो आए हो हमें सपनों के गांव में। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा ही फील होता है कि जब मैं रेलवे में आया तो मुझे ऐसा ही फील हुआ था कि ले तो आए हो मुझे सपनों के गांव में। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम मनोज गोयल जी का हमारे अपने इस कार्यक्रम में, विविध भारती के इस स्टूडियोज में। अच्छा मनोज जी, हमारी बात हो रही थी, आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया गीत के पहले, थैंक जो यू। आपकी गुनगुनाहट थी बड़ी प्यारी थी। अब मैं ये जानना चाहता था कि ये समय मिलता है आपको, आपके इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में गीतों को सुनने का
और मनोरंजन के लिए अपना समय निकाल पाते हैं आप? बिल्कुल, समय तो एक मानसिक सोच का परिणाम है, समय की कमी या अधिकता। हम्म। समय हमेशा आप जब चाहें तब आपके साथ समय है, आप समय को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। हम्म। जो 24 घंटे होते हैं, आप अगर टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय है। ये बात तो है। समय ही समय है, आप थक जाएंगे, समय नहीं थकेगा। समय आपको उत्साहित करते रहेगा कि और करो और मुझे उपयोग करो। कहने का मतलब समय नहीं है हम नहीं बोल सकते, वो कभी हाँ, तब वो नहीं वो थकता है। नहीं थकता, आप थक जाते हैं आप थक मानसिक रूप जाएंगे से, मानसिक और रूप आप से। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। समय नहीं है। क्या बात है। तो ये जो काम है आपका, इस काम के दरमियान फिर आपने समय को थकने भी नहीं दिया और समय ने आपको थकने नहीं दिया। बिल्कुल। तो रुचियां बढ़ी होंगी पहले से भी और अभी भी। अभी इस बीच में जिस जगह पर आप हैं, वहाँ पर आप रहते हुए कौन सा काम कर रहे हैं जो आपको समय अलाउ कर रहा है, आपको इजाज़त दे रहा है उसकी? समय के आज अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, अनुशासनिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए मैं किताब लिख रहा हूँ। मेरी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, वाह, जिसमें 2 को नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है। और वर्तमान में एक गज़ल संग्रह तैयार है मेरा, हम्म। और 3 उपन्यास एट ए टाइम लिख रहा हूँ। ये मेरी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि 3 उपन्यास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे एट ए टाइम में लिख सकता हूँ या नहीं। ये तो बड़ा कठिन, एक ही समय पर एक आप ही चाह समय रहे पर, हैं जी। कि तीनों विषय जो है तीनों डील कर विषय रहे हैं आप। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट विषय हैं। हम्म। और इनमें चूंकि थोड़ा तीनों एक साथ लिख रहा हूँ तो समय लगेगा, हम्म। 1 डेढ़ साल करीब लगेगा। 24 हम्म। एंड में या 25 मिड में ये तीनों मैं रिलीज करूँगा। अच्छा, जो पुरस्कार मिला है आपको जिस किताब के लिए, वो कौन सी किताब थी, किस विषय पर लिखी थी आपने? मेरी एक कविता का संकलन था, मेरी शब्द यात्रा, हम्म। जो मेरी सोलो पहली पुस्तक थी, अच्छा। जिसपे मुझे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड मिला था, हम्म। नेशनल अवार्ड। ये कौन से मैथिली साल शरण की गुप्त बात है? अवार्ड ये 2009 की बात है। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी किताबें मेरी पब्लिश हुई, और अभी बीच में 2022 में मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब ने मुझे महाराष्ट्र हिंदी साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था राजभवन में। जी। और अभी एक मेरी 2022 में ही एक किताब पब्लिश हुई थी, बकरे की आत्मकथा, कहानी संग्रह था, हम्म। जिसमें 12 कहानियां हैं। अच्छा। उसको भी नेशनल अवार्ड, मुंशी प्रेमचंद अवार्ड मिला उसको। वाह, क्या बात। और बकरे की आत्मकथा, बकरे की क्या आत्मकथा, मतलब किस तरह की कहानियां थी उसमें, खास करके बकरे की बकरे की आत्मकथा क्या थी, कुछ हल्का सा बकरे की बताएंगे? आत्मकथा में जो आम जीवन से रिलेटेड है हम्म। वो कहानियां हैं। अच्छा। जैसे मदारियों का खेल दिखाते थे, पुराने ज़माने में मदारी होते थे, जी जी। आज कहीं मदारी देखने नहीं मिलते। हम्म। तो मदारियों को हम लोग एक सिर्फ खेल दिखाने से संबंधित मानते हैं, हम्म। लेकिन मदारियों के साथ क्या बीती है, क्योंकि आज मदारी अपने पटाक्षेप से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। हम्म। कि जब एक मदारी और कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक मदारी का खेल दिखाने के सिवा हम्म। उसको और कोई काम नहीं आता, अनपढ़ है, क्योंकि बचपन से लेके वो उसी परिवेश में पला बड़ा है। हम्म। और जब वो उसके बच्चे को वो मदारी का खेल दिखाने के लिए बोला जाता है, हम्म। तो बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता। बट सिचुएशन ऐसी आती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि ये मदारी एक्सपायर्ड होता है, हम्म। और उसकी सारी जिम्मेदारी बच्चे पे आती है। हम्म। तो घर पे आते समय माँ का चेहरा देखता है, और एक भालू है उसका देखता है कि ये भी भूखा है। तो फिर हार के वो भी डमरू और वो लेके मदारी का खेल दिखाने निकल जाता है। इसी तरह उसमें किन्नरों की कथा है एक, अच्छा। कि किन्नरों को हम लोग बिल्कुल ये समाज से कटा हुआ समझते हैं, जबकि वो हमारे समाज के अभिन्न अंग होते हैं। किन्नर कहीं आसमान से नहीं टपकते, ज़मीन से नहीं उगते, वो भी किसी माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। तो माँ के लिए चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या किन्नर हो, माँ के लिए वो उतना ही प्रिय होता है। लेकिन किन्नरों को, समाज को जब पता लगता है तो वो उसे छीन के ले जाते हैं, और माँ उसको धीरे धीरे मतलब भुला नहीं पाती है। जब भी कोई किन्नरों का फंक्शन होता है तो वो अपने बच्चे को ही ढूंढती है। उस तरह की एक कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी। हाँ। और एक जो बकरे की आत्मकथा है, वो तो मतलब काफ़ी एक मार्मिक ये है कि हम लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज को हम लोगों ने, मतलब मेरे मन में एक, मैं यात्रा कर रहा था तृष्णापल्ली के लिए, तो वहाँ सुबह जब 6 बजे मेरी नींद खुली तो एक एसी कंपार्टमेंट के बाहर मैंने देखा एक बकरे को टांग के उसकी खाल उतारी जा रही थी। उसने मुझे बहुत द्रवित किया था। वो सीन देख करके मैंने ये कहानी लिखी थी कि एक छोटा सा मतलब अच्छा परिवार में एक बकरी, एक बकरा और उसके बच्चे खेलते हैं, और उस परिवार में जब उनके यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो एक दिन बाप गायब हो जाता है, फिर एक दिन माँ गायब हो जाती है, जबकि उनके परिवार का जो बच्चा है वो इस बकरी के बच्चे से बहुत प्रेम करता है।
और इस बकरी के बच्चे के प्रेम के चक्कर में जब लोग कहते हैं कि तेरी माँ को लोग पका के खा गए हैं, तो वो बच्चा जो है अपने भाई का ही सर तोड़ देता है। हुँ। और फिर धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि एक दिन इस बच्चे को भी पका के खा लिया जाता है, और जब इसकी आत्मा जा रही होती है तो यमराज के साथ में साक्षात्कार जब होता है, वो यमदूतों के साथ में ये कल्पना वार्तालाप की है करता है, आपने, हाँ। उस चीज़ को कल्पना करके मैंने उसको लिखा है हुँ, हुँ। कि यमदूत ले जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि भाई इसकी तो अभी उम्र पूरी नहीं हुई है, अभी हुँ, हुँ। 2 घड़ी बाकी हैं। जी। तब उसको पूछते भाई तू क्या बनना चाहेगा, तुझे वापस बकरे के जन्म लेना पड़ेगा। तो बोलता भाई बकरा नहीं बनना मुझे, आप मुझे किसी और योनि में डाल दो। तो बोलता ना, तेरी तो अभी मृत्यु उसी तरह से लिखी है, तो तुझे तो वहीं जाना है। तो उसको बकरे की जगह मुर्गा बना के भेज दिया जाता है। मतलब उस तरह की कहानी है। और कुछ रोज़मर्रा के जीवन में भिक्षाटन जो है, हम जैसे देखते हैं और उस पर जो आपका रिएक्शन हाँ, है। बच्चे लोग जैसे घर छोड़ के भाग जाते हैं माँ बाप की डांट से, जी, जी। महानगर में जाके, शहरों में जाके कचरा बीनेंगे, गालियाँ खाएंगे, हुँ, हुँ। पिटाई सहन करेंगे, लेकिन घर लौट के नहीं जाएंगे आत्मसम्मान के कारण। लेकिन जब धीरे धीरे उनको समझ में आती है कि नहीं, घर पे बाप की डांट खाना ज़्यादा बेटर है बजाय यहाँ की ज़िंदगी से, फिर बच्चा जो वो लौट के घर जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ उसमें हाँ, मतलब संदेश करीब भी है, 12 कहानियाँ हैं। सजेस्टिव जी भी हाँ। है और एक साथ ही साथ जो त्रासदी हुई है या हो सकती जैसे हैं, उस उसमें पर भी आपकी गहरी नज़र इसमें और रहती एक है। कहानी बहुत अच्छी है जिसमें मुझे लगा, कई लोगों के फ़ोन भी आए थे, किसान की आत्महत्या, हुँ, कि फसल के लिए किसानों ने बहुत आत्महत्या करते हैं, हुँ। लेकिन ऐसा कोई सकारात्मक कहानी कोई नहीं लिखी गई कि किसान उसको पढ़ के आत्महत्या ना करे। तो मैंने उसी कहानी के बेस पे एक किसान की आत्महत्या के नाम से लिखा है, कि जिसमें एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। कि उसका किसान रहता है, वो बोलता है कि तेरी फसल उजड़ गई भाई, अब तू भी आत्महत्या कर ले, और दोनों मिलके हम लोग दूसरे लोक में बैठ के अपनी दोस्ती निभाएंगे वापस। तो वही कहता है कि भाई आत्महत्या करके करूँ क्या, मेरे परिवार को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँगा, हुँ। बीवी को, बच्चे को। ठीक है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करूँगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करूँगा। और उसको सुन करके कई किसानों ने आत्महत्या नहीं की। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था कि कुछ लोगों के फ़ोन आए कि देखो, हमारी इच्छा हो रही थी कि हम आत्महत्या करें, लेकिन आपकी कहानी हमने कहीं पढ़ी तो फिर हमने विचार त्याग दिया। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम वही था। इस तरह की कहानियाँ उसमें हैं। वाह! आपकी सोच, आपके विचार और आपकी जो शब्द और लेखनी है, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि उसे पसंद तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ वो तमाम विषयों को बड़ी ही गहराई के साथ छूती हुई नज़र आ रही हैं। अभी जो आपने सार बताए हैं अपनी कहानियों के, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। ये लेखन आप यूँ ही जारी रखें। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, मनोज गोयल जी का। और मनोज जी ने अपनी कई कहानियों का सार हमें बताया और बड़े ही अच्छे ढंग से आपने उसे डिस्क्राइब किया। और जब आपकी कहानियाँ पढ़ने हम बैठेंगे या पढ़ेंगे हमारे साथी, जी। तो निश्चित रूप से उन्हें वो एहसास होगा जो आप दिलाना चाहते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। लिखते आप हैं, आपने गज़ल की भी बात की कि आप गज़लें, कविताएं भी करते हैं। कोई गज़ल याद है आपके जो आपको पसंद भी है और याद भी है अभी फ़िलहाल? पसंद नहीं, मतलब जो याद है मुझे, गज़ल तो बहुत लिखी हैं। जी। एक गज़ल मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी सी याद है हुँ, कि तूफ़ान इस कदर तेज़ी से गुजर गया, हुँ। और यहीं कहीं था मेरा घर, न जाने किधर गया। मेरे भी सर पर रखी थी मानवता की टोपी, धर्म का चूहा आकर उसको कुतर गया। किसके सिद्धांत, कहाँ के सिद्धांत, जिन्हें जिंदा रखकर इंसान मर गया। और बिकते नहीं आईने अब इस शहर में गोयल, इंसान अपनी सूरत से इस कदर डर गया। और एक बार मैंने भी कहा था जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस इसी से मेरा मुकद्दर संवर गया। क्या बस बात इसी से मेरा मुकद्दर संवर गया। क्या बात है! ये अच्छी बात आपने कही, आईने वाली। अब बिक नहीं रहे हैं। बिकते नहीं आईने अब इस शहर में गोयल, हाँ, इंसान अपनी सूरत से इस कदर डर गया। कोई आईना देखना नहीं चाहता। देखना नहीं चाहता। क्या बात है! बहुत आईना गहराई सामने वाली है, बात। हाँ, आईना सामने है, लेकिन वो अपनी सूरत देख करके खुद को पहचान नहीं पा रहा। आईना नहीं देखना चाहता, मतलब उसका एक सिंबॉलिक है सिंबॉलिक है कि वो। आप आईना देखकर भी खुद को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं क्या हूँ। जान के आईना नहीं देखना चाहते आप, क्योंकि आपके अंदर कुछ और है और दिख बाहर कुछ कुछ और और है। रहा है। बड़ी गहरी सी बात, बड़े ही गहरे अंदाज में आपने कही है। कुछ और बातें भी होंगी, जी जी। क्योंकि आपकी रुचियां जो हैं वो डाइवर्स हैं, हर बार अलग अलग होता रहा है, लेकिन उसके बीच में जो आपने सामंजस्य बना के रखा हुआ है, वो तो अनुकरणीय भी है और प्रशंसनीय भी है। ये जो शौक़ आपका आया है, बचपन से आप लिखने पढ़ने के शौकीन रहे हैं, ऑब्जर्वेंट रहे हैं आप? बचपन से मैं जो शौकीन रहा विविध भारती सुनने का, वाह, क्या बात है! और उसने जो मुझे प्रेरणा दी, उसी से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली।
ये बात तो बड़ी अच्छी। अभी आप विविध भारती में ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। इसीलिए मेरा बहुत सबसे पहला प्रेम जिससे मुझे एक इंस्पायरेशंस मिली है, हाँ, हाँ। बचपन में जब मैं 8वीं क्लास में था, जी, जी। उस समय एक हवा महल करके एक नाटक आया करता था 9 हाँ, बजे हवा महल जी, रात अभी भी को। होता है हवा महल। जी। मूर्खाधिपति मंदबुद्धि राजा पधार रहे हैं, इस तरह का एक नाटक था। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा संदेश, हर उस नाटक में एक संदेश हुआ करता था बचपन में, अच्छा, कुछ सीखने मिलता था। फिर रात को हम लोग एक छाया गीत या इस तरह का एक कार्यक्रम आता था, छाया गीत ही था। जी। तो रात के 11:30 बजे तक उसमें बहुत पुराने पुराने और क्लासिकल गीत आते थे, हुँ, हुँ। और वो गाने सुनते सुनते मैं सो जाया करता था। वो मुझे इतने फैसिनेट लगते थे। हुँ, हुँ। आज भी मतलब वो प्रोग्राम मैं आज भी ढूंढता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ कि विविध भारती फिर से पुनः उनका प्रसारण करे। हुँ, हुँ। और धीरे धीरे इस तरह में लिखने की मेरी उससे एक इंस्पायरेशन, जब गाने सुना करता तो बचपन में तो ये नहीं था, मुझे लगता था कि ये लिखता है कोई विविध भारती में बैठ के। हुँ, हुँ। उतनी समझ नहीं थी कि ये फिल्मों के गाने ऐसे आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे लिखते लिखते अच्छा, मेरा शौक लिखने की तरफ बढ़ा। तो बचपना आपका कहाँ बीता? बचपन में मेरा जन्म तो हुआ था खेरागढ़ में, हुँ, हुँ। आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। हुँ, हुँ। और फादर जो है ग्वालियर बेस्ड थे, तो फिर हम लोग माइग्रेट ग्वालियर में कर गए, हुँ। एमपी में। जी। मेरी जो एजुकेशन आगरा में ही हुई, कहाँ और तक की? आगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और आगरा में ही आरबीएस राजा बलवंत राय कॉलेज है, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 87 में। जी। और धीरे धीरे फिर बस इसी तरह मेरा जो सफ़र, फिर मैं रेलवे में भर्ती हो गया, बस रेलवे का होकर रह गया, और रेल आपकी हो और गई। रेल मेरी हो गई। एक गीत भी आपका है, हम्म, जो श्रोताओं तक पहुँचना चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अपनी पसंद का गीत। गीत में तो रेलवे के लिए इस समय तो मुझे एक और विविध भारती पर उस समय एक गाना बजा करता था, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। जी। बहुत पसंद आता था मुझे वो, हर बुधवार को प्रसारित होता था बिनाका गीत माला का, तो वो अभिन्न हिस्सा था, काफ़ी समय तक वो पहली पायदान बन रहा था। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। आगे मुझे उसका बोल तो नहीं याद, बट लेकिन बहुत शानदार गाना था, बचपन में मेरे दिल के बहुत करीब था। मनोज गोयल जी, आपका स्टूडियोज़ में स्वागत है, कार्यक्रम में स्वागत है, जी और सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे अधिकारी से जो अपने काम के अलावा जो अन्य रुचियां हैं उस पर भी आप पूरी तरह से केंद्रित हैं, और उस पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेखक के रूप में, एक गज़लकार के रूप में, एक कवि के रूप में भी इनकी अपनी एक पहचान है। इनकी कहानियों को राष्ट्रीय स्तर के जो हैं पुरस्कार वो प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ आप अभिनय के क्षेत्र में भी जो हैं दखल देने जा रहे हैं। मैं दखल कह रहा हूँ, जी क्या जी कहेंगे जी आप? बिल्कुल, आप अवश्य, मतलब किसी दूसरे के जूते में अपने पैर घुसा रहा हूँ, आप नहीं, बोल नहीं, सकते नहीं, हैं। मेरा ये मेरी अर्थ हॉबी है, जी, मेरी जी, हॉबी बचपन से रही है, जी। कि बचपन से मैं या तो आर्मी में भर्ती होना चाहता था, अच्छा। या फिर एक कलाकार बनना चाहता था। हुँ। मैं पोर्ट्रेट बनाता था वाह! बचपन में। मतलब बचपन चित्रकार में भी हैं आप हैं? हाँ, मैं चित्रकार था, और कहानी और कविताएं तो लिखता ही था। मैं ड्रामा भी करता था बचपन में, अच्छा। कॉलेज स्कूल्स में। क्यों, बताइए कब कौन-कौन से ड्रामा उस कुछ समय याद आ मैंने, रहा है आपको? हाँ, पुराना ज़माना? एक तैमूर बलकरन की कहानी हुआ करती थी, उसके बेस से एक ड्रामा था। हुँ, हुँ। एक दहेज के ऊपर एक स्टोरी थी, उसके ऊपर एक ड्रामा था। हुँ, हुँ। फिर एक शिवाजी महाराज के ऊपर, जो गौहर बानू को जब बंदी बनाकर लाया जाता है उनके दरबार में, हुँ, हुँ। वो एक ड्रामा मैंने किया, जिसमें मैंने शिवाजी का रोल प्ले किया था, महाराज शिवाजी जी का। उसके बाद मैंने एक माहिम किया, अभिनय मतलब जो मूक अभिनय रहता है उस पर एक एक्ट प्ले करना रहता है, 5 मिनट का एक शो था, उसमें मैंने शराबी की भूमिका की थी। वो काफ़ी बहुत अप्रिसिएट किया लोगों ने, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने एक यमराज का पलायन करके एक ड्रामा था, उसमें भी मैंने प्ले किया अच्छा। अधिकारी क्लब में अपने में। हुँ। तो धीरे धीरे ऐसे शौक बढ़ते गया, और मित्रों से मतलब जो ऐसे संपर्क बढ़ते गए, हुँ। तो 2-4 प्रोड्यूसर्स ने, कुछ पता लगा उन्हें कि मैं लिखता हूँ, हुँ। तो वो कहानी लेखन पर चर्चा करने के लिए बुलाया करते थे। अच्छा। फिर उन्हें जब पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में भी है, तो बोले ठीक है, हम कहानी लेखन के साथ साथ आपसे एक्टिंग भी करवाएंगे। हुँ। तो मैं समझता था मजाक में कई बातें हैं, अच्छा। क्योंकि सिंसियरली तो वो कहानी और संवाद पे ही चर्चा कर रहे हैं। हुँ। बट 2 महीने पहले एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट मुझे जब भेज दी। अच्छा, किस्सा आप ये बता रहे थे कि पहले पहल आप अभिनय के क्षेत्र में किस तरह से आए? एक लेखक के रूप में, संवाद लेखक के रूप में तो आपका परिचय फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों से हो गया था।
फिर ये अभिनय का क्या है और फिर आपका लेखन कहाँ गया? ये दोनों चीज़ें बताइए। लेखन तो चालू है, हुँ। अभिनय भी चालू है। हुँ। अभिनय की शुरुआत हो चुकी है। हुँ। एक 7/11 बॉम्बे लोकल्स में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। हुँ। उसकी रियल स्टोरी के बेस पे एक मिलिंद स्वामी करके एक डायरेक्टर्स हैं, हुँ। वो एक फिल्म बना रहे हैं 7/11, हुँ। और उसमें उन्होंने मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है एटीएस इंस्पेक्टर्स की, हुँ। मधुकर कामले की, अच्छा, जो कि टेररिस्टों को मतलब वो पकड़ के, कैरेक्टर है मधुकर कामले। करेक्टर्स इन्वेस्टिगेट करता है, हुँ। टेररिस्ट पकड़ के उनसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, टॉर्चर करता है उन्हें, हुँ। और फिर केस को आगे प्रोसीड करता है, हुँ। अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसमें उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर बहुत विश्वास जमाया है, और उसी विश्वास को कायम रखते हुए जब उन्होंने 4 दिन शूट किया, हुँ। मेरी परफॉर्मेंस देख करके लास्ट डे बोला पैकअप, तो मैं भी घर जाने की तैयारी करने लगा, बट प्रोड्यूसर्स दौड़ते हुए आए, बोले अभी आपको नहीं जाना है, रुकना है। तो मैं बोला क्यों? बोला नहीं, आपको डायरेक्टर साहब बात करना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई आपकी परफॉर्मेंस देख के हम बहुत खुश हैं और हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, तो वो उसमें आपको पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करना है। अच्छा। तो इस तरह मेरी अभिनय यात्रा चल निकली। उन्होंने उसी दिन टीजर शूट किया, हुँ। काफ़ी अच्छा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अभिनय भी कर सकता हूँ, हुँ। तो लेखन के साथ साथ चलो अपनी हॉबी को, इसको भी पूरा किया जाए। तो इस तरह मेरी अभिनय यात्रा चल रही है। अभी बीच में एटीएस इंस्पेक्टर की हम बात करते हैं, वो जो रोल आपने किया, मधुकर कामले मधुकर कामले कैरेक्टर करेक्टर। कैरेक्टर और उसका नाम, शीर्षक? पिक्चर का शीर्षक है 7/11, मूवी है, 7/11 मूवी। किनकी है ये? मिलिंद स्वामी। मिलिंद स्वामी जी की। ये रिलीज होनी बाकी है अभी? रिलीज होना है अभी। अभी होना है ये। तो उसमें जो इसमें अभिनय, आउटडोर लोकेशन की शूट बाकी है, अच्छा, तो ये उसके बाद में ये, तो इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है? इसकी शूटिंग बॉम्बे में ही है। हम्म। एक रियल लोकेशन है अपना मधुबनी की, अच्छा। वहाँ शूट होना बाकी है, और एक तिहाड़ जेल का शूट बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट शूटिंग 75% हो चुकी है। तो अभिनय, इसके पहले आपने किसी सीरीज के लिए, किसी टीवी सीरियल के लिए या फिर फिल्म के लिए पहले किया? इसके नहीं, पहले? कभी नहीं। इसके पहले कभी नहीं किया। और ये बड़ा रोल, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको जिम्मेदारी दी गई, जी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है और जो आपने, दूसरा एक प्रोजेक्ट है अभी, एक दिल्ली दूरदर्शन के लिए हम्म। 250 सीरियल्स का एपिसोड एक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बना रहे हैं, उनको असाइनमेंट मिला है, बात चल रही है उनकी। हम्म। उसके लिए उन्होंने मुझे अभी कांटेक्ट किया 1 हफ्ते पहले, अच्छा। कि उसमें आपको एक अच्छा सा पूरे 250 सीरियल्स में हम आपको कास्ट करने वाले हैं, और आपको शूट करना है उसमें। अच्छा। और उसकी शूटिंग आउटडोर लोकेशंस में है, हम्म। तो आप समय निकाल के रखिए। अच्छा। और उसी तरह से एक राम गोपाल वर्मा जी के एक मित्र हैं, हम्म। राजू सत्यम करके, प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिन्होंने कंपनी अब तक 56 वगैरह हम्म। पिक्चर्स में उनको एसोसिएट किया है। वो एक CIU क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट करके एक वेब सीरीज बना रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया है कि हमारा 40 डेज का फॉरेन शूट है, आपको चलना है। तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मेरे लिए तो छप्पर फाड़ के अभिनय के दरवाजे खोल रखे हैं। और आप भी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय और आपको अच्छा भी लग रहा बहुत है? अच्छा। जाहिर है आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसी वजह से जो है आपको एक के बाद एक जो है, मैं नहीं कह सकता मेरा परफॉर्मेंस अच्छा, ये तो दर्शक बताएंगे, आप लोग बताएंगे देखने के बाद, क्योंकि मैंने मेरी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखी है। आपने नहीं देखी, लेकिन डायरेक्टर्स ने, देखी है। कैमरामैन ने, जी जी, उन्होंने देखी है। उन्होंने तो देखी है, जी बिल्कुल। तभी आपके पास इतने ऑफर आ रहे जी हैं। जी जी जाहिर है, और हम बिल्कुल उम्मीद अच्छी करते हैं कि ये तमाम जितने काम आपने किए हैं वो सब सफल हों, जी और लोगों तक आपका अभिनय भी पहुँचे, जैसे किताबें पहुँची, उन्हें पुरस्कार मिला, यहाँ पर भी दर्शकों का प्यार मिले आपको पुरस्कार के रूप में, हम चाहेंगे बिल्कुल। और आप बता रहे थे कि वो राम गोपाल वर्मा जी के असिस्टेंट जो रहे हैं, उनके साथ आप जो फिल्म कर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग वगैरह कब से शुरू होने वाली है? वो शूट अभी करेंगे, टाइम है उसमें। अभी अच्छा। तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही कांटेक्ट किया है, हम्म। और वो उनका 40 डेज का शूट है, बाहर का, एब्रॉड की सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी करने के बाद में फिर वो अच्छा। मतलब प्रोसेस करेंगे। बाकी क्या उनकी इंटरनल उनकी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। वो हो गया है पूरा, हम्म। और आप उसमें कास्ट हो चुके हैं, हाँ, तो बधाई हो आपको। धन्यवाद। और आने वाले दिनों में और क्या सोच के रखा है आपने, और क्या करेंगे आप? आने वाले दिनों में अभी मैं जैसे बताया, मैं 3 उपन्यास लिख रहा हूँ एक साथ। वो तो एक साथ आप कहाँ, हाँ। वो उस पर आप कार्यरत हैं? हाँ बिल्कुल। जी। और एक कहानी संग्रह भी लिखने की सोच रहा हूँ। तो लेखन तो मेरा पहला प्यार रह गई। दूसरा अभिनय अगर चल निकला तो अभिनय भी करूँगा।
अभी तो चल ही निकला तीसरा, है। जो मेरे मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, हाँ, हाँ। मैंने समाज को क्या दिया, आजकल मेरे मन में ये प्रश्न गूंजता है। हुँ, तो जैसे समाज के जो भी पिछड़े, गरीब, दलित बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जो मतलब हम त्याग देते हैं, घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, अनाथ बच्चों को अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं, तो वहाँ रखने के बाद में उनको वो पारिवारिक माहौल नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ इस तरह का एक एनजीओ बनाऊँ, करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि उन लोगों को, मतलब इस तरह के जो लोग हैं, उनकी कुछ सेवा कर सकूं। जो समाज ने मुझे दिया, मैं कुछ समाज को लौटा सकूं। ये मेरा अभी एक सपना, देखते हैं कब साकार, कब रूप लेता है, वो अभी समय बताएगा। ये सपना आपका सामाजिक सरोकार को दर्शाता है, जी जी। दिखलाता है। ज़ाहिर है इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपने गानों में भी जो चॉइस रखी है अपनी, जो पसंद रखी है, वो भी बड़ी डिफरेंट है। लेकिन उसके साथ-साथ कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, कुल मिला के वो फिर आप ही तक आ जाती है, आपकी शख्सियत को बयाँ कर ही जाती है। आपकी सोच, आपका विचार जो है, एक लेखक के रूप में भी, एक अभिनेता के रूप में भी, एक अधिकारी के रूप में भी, वो समझ में आता है कि आप जो भी काम करते हैं, बड़ी ही लगन के साथ और धैर्य और निष्ठा के साथ करते हैं, इसीलिए कामयाबी आप तक आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वजह ये है मैं कामयाबी की, या फिर कुछ और मानते हैं आप? मेरी कामयाबी की वजह तो मेरे बचपन में माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। हुँ, हुँ। बचपन में मैंने मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, इन जैसे महान साहित्यकारों को पढ़ा, टॉलस्टॉय, इन लोगों को पढ़ा हुआ है। तो उनका जो लेखन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनके ही जो आचार विचार ने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया। मेरी मानसिक स्थिति को भी सक्षम बनाने में इन्हीं लेखकों का और इन्हीं का जो साहित्य है उसका बहुत बड़ा योगदान है। माँ बाप का तो बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे बचपन से ही इस तरह के संस्कार दिए हैं। मैं उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरी जो सोच है सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। और जो साहित्यिक रुचि की, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं विविध भारती सुन सुन के बड़ा हुआ, तो उसके जो भी प्रोग्राम्स आते थे वो मुझे बहुत काफ़ी प्रभावित करते थे। क्योंकि उस समय प्रभावित, उनके प्रोग्राम भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स आते थे और बड़े एक संदेशवाहक तरह के प्रोग्राम्स होते थे। उनके जो गाने थे, गानों की जैसे आपने बताया कि मेरी सोच है, तो गाने उस समय उनके जो बजते थे, हमारे। हमारे विविध भारती के, बिल्कुल जी। वो इस तरह की उनके एक संकलन होता था कि वो गाने सुनने के बाद में ये नहीं लगता था कि हमको इसको सुनना नहीं है, हमको ऐसा लगता था सुनने के बाद में फिर दोबारा सुनना है और सुनना है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मतलब उससे हम कभी बोर नहीं होते थे, ऐसा लगता था रोज़ बजे, सुबह शाम दोपहर सब जगह बजे। तो उससे मेरी गानों की सोच, सिलेक्शंस वगैरह भी मेरा शायद उसी से प्रभावित है। सुरमय हो गया आपका जीवन, लेकिन आपके बचपन तक ही इसको आपने सीमित रखा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज भी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुनिए। आपको वही फ्लेवर, वही यादें, वही सच्चापन जो कहते हैं ना, इस पे एक गाना बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो नज़र आएगा। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में रहता हूँ बेकरार। और वो है बेकरार विविध भारती, विविध भारती के प्रसारण होने वाले कार्यक्रम। बिल्कुल। वो हवा महल, वो छाया गीत, वो बिना का गीत, सर, मतलब फिर से एक बार आग्रह, वो नहीं, ये ये भी, ये ये भी, भी। ये भी। वर्तमान में भी आप हवा महल, छाया गीत और हमारे और नए कार्यक्रम भी हैं। आप भी और हमारे श्रोता भी जो जी हमें सुन रहे हैं, वो और जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो तो विविध भारती को छोड़ते ही नहीं हैं। उनका बरसों बरस पुराना साथ है। जिन्होंने शुरुआत से इसे 1957 से सुना है, आज तक वो, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत बरकरार है, जैसे आपकी बरकरार है, यादों में जी, बरकरार है। बिल्कुल। क्यों, इतने सारे चैनल होने के बाद में भी आज भी जो पहला प्यार है ना, वो विविध भारती से छूटता नहीं है। बहुत सारे चैनल आ गए, लेकिन उनमें उतना एक सामयिक लगता है, थोड़ा समय अगर कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सुना नहीं तो फिर वो सुनने की तमन्ना नहीं होती है। लेकिन विविध भारती को आप 24 घंटे सुन सकते हो। ये ऐसे ही, मतलब उसके कार्यक्रम जो है इस स्तर के होते हैं और इतने गुणवत्तात्मक होते हैं कि आप 24 घंटे कभी भी सुन सकते हो ना। क्या बात है! इस तारीफ़ के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बस अब आखिर में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप, जो अपनी कर्तव्यनिष्ठता है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है एक अधिकारी के रूप में, और
आपके अंदर का जो कलाकार है, वो दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बरकरार रखते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या तो अधिकारी बनना चाहते हैं उसके लिए, या फिर कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए उन्हें? आदमी को अपना जो गोल है ना, एक निश्चित करना चाहिए। और गोल निश्चित करने के बाद में आदमी को सुबह शाम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। अगर उस चीज़ को उसको पाने की तमन्ना है तो कोई भी ताकत दुनिया की फिर उसे नहीं रोक सकती। उसके लिए मेहनत, लगन और मृदु व्यवहार, अच्छे संबंध बहुत आवश्यक है। अगर ये सब चीज़ कोई भी करता है, कोई भी गोल, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी एक वर्ड है, आई एम पॉसिबल। जी। इम्पॉसिबल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मैं संभव हूँ। तो कोई भी असंभव नहीं है। आप लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। इन सबसे भी बढ़कर के एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ये बात तो है, ये ज़्यादा गहरी बात है। जी जी जी, बिल्कुल। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की, जानकारियां हमें दी, और हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आने वाले दिनों इस के पे लिए। भी एक गाना बनता है, हाँ, बिल्कुल बनता है, बताइए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। तो पछतावा करने से बेहतर है कि हाँ, उसी समय उसी जो है, समय आप जो है जो एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट, सामंजस्य जो है, सामंजस्य कर ले, उसी समय कर उस ले, वक्त को अपने हाथ से न जाने दें। जाने ना दे। क्योंकि एक बार जो गुजर गया वो दोबारा नहीं वो आता। दोबारा लौट के नहीं आएगा। जो कि इस गाने के अंदर भी अगर आप सुनेंगे तो वही एक संदेश देता है। जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आंख धोखा है, क्या भरोसा है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। कुछ इस तरह का गाना है, बहुत शानदार मैसेज है। आप इसकी गहराई सुनेंगे, बहुत ही मतलब वक्त को पकड़ के रखिए, जाने न दो। एक बार फिर स्वागत है मनोज गोयल जी आपका, और श्रोताओं आपका भी। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, अपने बारे में बहुत कुछ बताया, और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले दिनों में जो योजनाएं हैं, उस पर भी चर्चा की। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आने वाले दिनों में। आप कामयाब हों, खुश रहें, और एक अच्छे इंसान बनने की जो बात कही है आपने, वो जो इंसानियत आपके अंदर है, वो और जो लेखनी के माध्यम से निकलती है, वो यूं ही निकलती रहे। जी जी, यही हम धन्यवाद, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में अभी आपने सुनी लेखक और अभिनेता मनोज गोयल से जी श्याम की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का ये कार्यक्रम खत्म होता है। यादों का सिलसिला।